हाय गाइस, सो मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 110 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है या स्टोरी लाइन है समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए। तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक वीडियो की बात है, तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो लोग या तो अभी फेक डॉक्यूमेंट्स बना चुके हैं या फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। जी हाँ, फेक डॉक्यूमेंट्स। तो फेक डॉक्यूमेंट्स एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आज के टाइम में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए मैं आपको केस के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। अब कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट फ्रेशर था। कैंडिडेट ने क्या किया, उसने अपने फ्रेंड्स की गाइडेंस पे एक डॉक्यूमेंट्स फेक बनाए, उसी के डॉक्यूमेंट लेके एडिट करके उस कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया। क्योंकि सेम कंपनी में उसके फ्रेंड ने भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना के सबमिट किया था। अब कैंडिडेट को ज्वाइनिंग भी हो गई, 2 से 3 महीने हो गए थे कैंडिडेट को। तो 2 से 3 महीने उसका ठीक चल रहा था, सब सैलरी आ रही थी। लेकिन थर्ड मंथ में कंपनी ने उसको एक टर्मिनेशन लेटर इशू कर दिया ईमेल पे। ना उसको ये बताया कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट फेक है क्या है, बस टर्मिनेशन लेटर पे लिख दिया कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है। उसको सबमिट कर दिया और नेक्स्ट डे से वो नहीं आया ऑफिस में। अब वो काफी परेशान हो गया, फिर उसने मुझे कॉल किया। उसने मुझसे पूछा कि भाई मैंने तो सर फेक डॉक्यूमेंट तो बनाए थे, बट 3 महीने बाद ही क्यों, सेम मंथ में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, समझने वाली बात यह है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कोई भी कंपनी जो चल रही है वो प्रॉफिट के लिए चल रही है, वो समाज सेवा के लिए नहीं चल रही है। ये चीज आपको अपने माइंड में बिल्कुल बसा लेनी चाहिए। जैसे आप सेल्फिश हैं अपने लिए, ऐसे ही कंपनी भी अपने लिए, अपने प्रॉफिट के लिए सेल्फिश है। कंपनी भी किसी को भी इतनी आसानी से टर्मिनेट नहीं करती है। कंपनी के टर्मिनेशन के कुछ रीजंस होते हैं। जो बड़ी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइज कंपनी है, उनके पास स्कैरसिटी यानी कि कमी नहीं है लोगों की, तो वहां पे तो उनको कैंडिडेट इजीली मिल जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनीज जो है उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो उनको नया कैंडिडेट हायरिंग करने में टाइम लगता है। तो वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है, कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट फेक है, जब तक हमें कोई दूसरा बंदा या इससे अच्छा बंदा या इससे सस्ता बंदा नहीं मिल जाता तब तक इसको रखो। जिस दिन मिल जाएगा वो बंदा ऑनबोर्ड करके इसको टर्मिनेशन लेटर दे देना, तब तक इससे काम कराते रहो। क्योंकि कंपनी के तो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं ना, कंपनी को तो लोगों की जरूरत है। उनको पता है कि ये बहुत रिपीटेटिव टास्क करने वाला है या एमआईएस का बंदा है, तो क्या ही इसको मतलब ट्रेनिंग की जरूरत है। बेसिक ट्रेनिंग दी, उसने काम कर लिया। तो उसको 3 महीने बाद टर्मिनेशन इसलिए किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि फेक डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखिए, मैं तो 100% श्योर हूँ कि फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने चाहिए। लेकिन फिर भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एडवाइस देते हैं आपको कि भाई तू फेक डॉक्यूमेंट बना ले, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैंने भी फेक बनाए थे। तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए तो आप भी फेक डॉक्यूमेंट बना के बच जाएंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड ने जब डॉक्यूमेंट्स बनाए उस कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही ना हो, तो वो इसलिए बच गया हो। लेकिन आज के टाइम में जब आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपको क्या पता वहां पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है नहीं होता। क्योंकि आपके फ्रेंड ने भी तो लालच में आपको रेफर किया है, उसको भी तो रेफरल अमाउंट मिलेगा ना वहां से, कंपनी से। तो समझने वाली बात यह है कि आप अपने करियर के बारे में सोचें, ना कि दूसरों के बारे में। अगर आप किसी के रेफर किए हुए ज्वाइनिंग पे फेक डॉक्यूमेंट के साथ जा रहे हैं तो वो आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। उसको तो रेफरल बोनस मिल जाएगा और एचआर का भी टारगेट पूरा हो जाएगा, बाद में तो वो टर्मिनेट कर ही देंगे ना आपको। तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ट्रेनिंग कर ले, इंटर्नशिप कर ले, उसके बाद आप धीरे धीरे जॉब ढूंढ लें, कोई कम पैसे वाली जॉब देख लो, कम सैलरी वाली। लेकिन ज्यादा सैलरी के चक्कर में या फिर अपने फ्रेंड्स के एडवाइस पे अगर आप वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसका उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, या उसको मतलब उसका एक्सपर्टीज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या होता है। अब अगर मेरे को इनकम टैक्स की एडवाइस चाहिए तो मैं सीए के पास जाऊंगा, सीधी सी बात है। मार्केटिंग की चाहिए तो मार्केटिंग के बंदे के पास जाऊंगा। तो मैं फिर किसी एचआर के पास थोड़ी जाऊंगा इनकम टैक्स की पूछने के लिए। तो ये तो आपको लॉजिकल चीज सोचनी है ना। हाँ, अगर आपको एचआर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, बट वो पेड होगा। आपको अगर एचआर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं या किसी और एचआर एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं। बट अपने आप डिसीजन मेकिंग करना, जिस चीज का आपको नहीं ज्ञान है या आपको पता नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग लोगे तो आपके आने वाले 10 साल इंपैक्ट कर देगा। क्योंकि देखो, ऑब्वियस सी बात है, एक मिडिल क्लास आदमी है, उसका घर तो जॉब करके ही चलना है। अगर उसके पास बिजनेस करने के पैसे होते तो वो बिजनेस कर रहा होता, वो जॉब के चक्करों में थोड़ी पड़ता। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपको अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। कभी भी आपको डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं करने हैं जिससे आपकी लाइफ, आपका करियर और आपकी फैमिली इंपैक्ट हो। बट नॉर्मली मैंने देखा है लोग गलतियां करते हैं। बट फिर भी अगर लगता है आपको डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है और
कोई भी एचआर से रिलेटेड क्वेरी है तो आप बेफिक्र होकर मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। मैं आपको वर्चुअल कॉल, नॉर्मल कॉल, वॉइस कॉल दोनों पे गाइड कर दूंगा, बट वो पेड होगा, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना पैसा फीस नहीं देना चाहते तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, वीडियो देख के भी कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई गाइडेंस है, तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।